वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बेलग्रेड, कैपिटल ऑफ सर्बिया। और ये मेन स्क्वायर पर खड़ा हुआ हूँ मैं। इसका नाम है रिपब्लिक स्क्वायर। और यहाँ से आज मैं लेने वाला हूँ एक फ्री टूर होता है यूरोप में। ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट प्लेस पर, हर सिटी में फ्री टूर होता है जिसमें थोड़ी वो हिस्ट्री वगैरह बता देते हैं सिटी की, और बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है। किसी भी यूरोपियन कंट्री को स्टार्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप फ्री टूर ले लो, जैसे कि मैंने तिराना में किया था और वैसे ही मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो ये फ्री टूर आपको हर दिन मिल जाएगा, आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। मैं जो ले रहा हूँ वो 11 बजे होता है और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होता है। और ये मेन यहाँ का जो भी हीरो होगा जिसके बारे में अभी टूर में पता लगेगा, तो यही वाले स्क्वायर पर आपको आना है। यहाँ से फ्री टूर चालू होते हैं सारे, और बहुत सारे तरीके के टूर हैं यहाँ पे। कम्युनिज्म टूर है, ये सब टूर है, तो आप वो नेट पर देख लेना कौन सा आपको लेना है। मैं तो फिलहाल सिटी टूर ले रहा हूँ बेलग्रेड का। और ये जो पीछे येलो छाते में भाई साहब खड़े हैं, इनके पास ही मुझे जाना है। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जो वो मुझे बताते जाएगा वो आपको मैं दिखाते जाऊँगा, पर मेरी भाषा में, ना कि उसकी भाषा में। Excuse me, I'm here for the free tour. Yes, that's right. Okay. Welcome. Thank Free you. walking tour at 11:05. We're going to start soon enough, so don't worry about that. Okay. The downtown one. Yeah. Am I allowed to film myself? Of course. Not you? You're allowed to film yourself, me, whatever you like. It's not a Oh, problem. okay. That's so cool. Thank you. तो हाँ, ये जो पूरी भीड़ दिख रही है आपको फ्री वॉकिंग टूर की है, और यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और बस 5 मिनट में चालू होने वाला जैसा कि उसने बताया। तो देखते हैं कैसा रहता है फ्री टूर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेलग्रेड के बारे में जानने के लिए। I'm good. तो फिलहाल मैं ऐसे ही इस फ्री टूर में घूम रहा था, और मुझे एक फ्रेंड मिली थी कोटोर में, मुझे यहाँ पर भी मिल चुकी है। हाय लीजा। Namaste. नमस्ते। How do you feel meeting me again? I was like, fuck, I don't want to see that guy again. Okay. I'm going away now. It's okay. Cool that we meet people from the hostel somewhere else. Yeah, that's fun. Yeah. People are usually going the same way. There's a direct bus or a direct train. Yeah, And of course, you're gonna take it. And you told me about the train from Bar to I did. Belgrade, and that's why I took the train. I like to be an inspiration for people. Yeah, you should. You are. Yay! Was it a good train? Did you sleep in it? Yeah, I was sleeping on the upper berth. Okay. It was good. Like the toilets and everything were messed up, but yeah, Okay. it was a good 12-hour journey. That's much better than the bus. And they come inside to check the passport, and it's very simple. Okay. I like it. Oh, you don't have to get out. That's better. Yeah. तो ये पूरा टूर दिख रहा है आपको, फ्री टूर जो हम ले रहे हैं। और रिपब्लिक स्क्वायर की उसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दी कि वहाँ पर 16th सेंचुरी, 1st सेंचुरी और 19th सेंचुरी के कुछ खुदाई हुई थी, तो सामान मिला था। और वो जो बंदा था घोड़े पर, वो यहाँ का नेशनल हीरो है, उसने बहुत कुछ किया इस कंट्री के लिए। तो जैसे कि तिराना में मैंने आपको दिखाया था उस स्कंदरबर्ग स्क्वायर पर, वैसे यहाँ का वो रिपब्लिक स्क्वायर मेन है। Said this street is one of the oldest preserved over here in the city of Belgrade, and so you have different varieties of them. You have grape, grape plum, sorry. Then you have quince, peach, pear, which you can try. My kind of like suggestion is, if you're drinking rakia for the first time, avoid grape and plum one, because they are properly heavy one. Go for the little bit sweeter, the milder as quince, peach, pear, apricot, other one, which you can try. Now, what is the thing with the rakia? The rakia has some of its standards. One of the main standards is that it needs to contain at least 40% of the alcohol over here. तो फिलहाल वो यहाँ की डिशेस और ड्रिंक्स वगैरह के बारे में बता रहा था, और उसने बताया कि 3 ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो पहली हो गई कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी जो चलती है यहाँ पर, दूसरी हो गई वाइन, और तीसरी हो गई राकी। अब उसने कॉफ़ी का एक ऐसा फैक्ट बताया कि जो मुझसे झिलाया नहीं गया। बोलता है कि यहाँ पर 7th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉफ़ी है सर्बिया, और उस हिसाब से जो भी उसने अमाउंट बताया था 225 कप एक जना रोज़ पीता है कॉफ़ी यहाँ पर। तो ये झेलना थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए कि 225 कप हो ही नहीं सकता, मतलब हर 10 मिनट में कॉफ़ी पी रहे हो, मतलब अगर 225 कप हो रहे हैं तो ऐसा कुछ है। ये थोड़ा फैक्ट थोड़ा हवा में लगा। बाकी डिशेस वगैरह बता दी जो खाने के आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। और ज़्यादातर नॉनवेज ही है, तो मेरा उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था इतना, क्योंकि मैं चिकन ही खाता हूँ, और वो भी इंडियन चिकन ही पसंद है मेरे को, ज़्यादा बाहर का इतना पसंद नहीं है। मोस्टली तो वेजिटेरियन ही खाता हूँ मैं। तो
वो भी कोई काम का नहीं था मेरे लिए। पर ये वाला एरिया अब एक्सप्लोर करने वाले हैं, पीछे वाला हम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है बेलग्रेड का। यहाँ पे कैफ़े बार ये सब बहुत सारे हैं और हिस्ट्री भी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं और क्या क्या बताता है वो। और कुछ ऐसी बत्ती देता है 225 कप वाली, तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। This is basically how you will understand how the Serbian language is functioning. This word over here, muzej, M-U-Z-E-J. तो ये पीछे म्यूजियम है इनकी लैंग्वेज का। तो मेन चीज़ें बता देता हूँ। 2 लोग के बारे में म्यूजियम है, जिन्होंने, एक ने एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म किया और एक ने यहाँ के अल्फ़ाबेट्स बनाए। और सर्बियन लैंग्वेज में 30 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कोई वो अल्फ़ाबेट नहीं, वो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेलिंग नहीं होती, मतलब जो आप पढ़ते हो वही, जो आप बोलते हो वही आप लिखते हो। तो स्पेलिंग का लोचा नहीं यहाँ पर, जैसे समझ रहे हो, मतलब इनके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो साउंड पर ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि स्पेलिंग पर। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो भी ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सब एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं, क्योंकि क्वाइट सिमिलर ही है। जैसे कि मॉन्टेनेग्रो में भी सर्बियन चल रही थी, अल्बेनिया में भी क्वाइट सिमिलर है, तो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं ये लोग। और ये लोग रशियन लैंग्वेज भी समझ सकते हैं और रशियन इनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली ऑफ लैंग्वेज से सारी लैंग्वेजेस निकली है। तो ऐसा कुछ उसने लैंग्वेज की हिस्ट्री बताई थोड़ी। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है वो यहाँ का एकमात्र फंक्शनिंग मस्जिद है। तो जो बेलग्रेड पुरानी सिटी थी उसमें सेंट्रल पॉइंट था 16वीं सेंचुरी में, तो यहाँ पर मस्जिद बना दिया था ताकि तब सबके लिए इजी रहे आना। उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई ऑटोमन्स के साथ और दूसरे इन्वेडर्स के साथ, और इस मस्जिद को कभी वेयर हाउस बना दिया, कभी चर्च बना दिया, मतलब बहुत ही वाद विवाद होते रहे यहाँ पर। और फिर बाद में जो इनका नेशनल हीरो जो घोड़े पर जिसकी स्टैचू थी, जो मैंने आपको दिखाया था, उसने एक लॉ पास कर दिया कि इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता। सारे नियम बना दिए कि अब इस्लाम को भी हम एक रिलीजन कंसिडर करते हैं। तो वही सारी इसने हिस्ट्री बताई। बहुत लंबी हिस्ट्री थी, पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में ये सब समझा रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री तो आपको यहीं आकर पता लगेगी क्योंकि। और फिलहाल हम वॉक करते करते यहाँ के सेंट्रल पार्क में आ चुके हैं। यहीं पीछे फोर्ट है। रात को मैं यहीं पर वॉक कर रहा था कल। बहुत अच्छा एरिया है, शाम को अच्छा लगता है यहाँ पर। अच्छा है, अभी तक फिलहाल बढ़िया टूर चल रहा है, पर थोड़ा सा बोरिंग मुझे लग रहा है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जो तिराना में मैंने किया था उसका जो ये गाइड भी बढ़िया है, सब अच्छे से समझा रहा है, पर वो गाइड थोड़ा ज़्यादा ही कूल था और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी उसकी, कूल वे में समझा रहा था चीज़ें, तो इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर पा रहा था। पर ये एकदम जैसे लेक्चर चल रहा हो, फटाफट बोले जा रहा है। ये भी बढ़िया है, पर वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। तो मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है बेलग्रेड का ज़ू, और इसकी काफ़ी हिस्ट्री बताई उसने कि जितने भी वॉर हुए थे सब पे बॉम्बिंग से एनिमल्स पर बहुत अफेक्ट हुआ था। पर यहाँ पर एक एलिगेटर है जो 1935 में बॉर्न हुआ था, अमेरिकन एलिगेटर, और वो सारे वॉर सर्वाइव कर गया और आज भी वो ज़िंदा है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। मेरा तो कोई मन नहीं है ज़ू पर, अगर आप आते हो तो जा सकते हो ज़ू में। और यहाँ पर पोलर बियर, कंगारू, बहुत बंगाल टाइगर, अपना वाइट टाइगर वो भी है, तो वो सब देख सकते हो। मेरा तो अभी कोई मन नहीं है खास जाने का, इसलिए स्किप करूँगा इसको तो। और पीछे फोर्ट है यहाँ का, वहाँ ले जा रहा है वो हमें और वहाँ की हिस्ट्री समझाने वाला है। तो मेरे पीछे जो दिख रही है यहाँ की चर्च थी पहले, सबसे पहली चर्च है बेलग्रेड की। मिलिट्री ने इसको 1926 में वापस से बनाया था। और इधर एक बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो दीवार दिख रही है ये सबसे पहला कासल था जो ब्लैक कलर का मार्बल दिख रहा है, फर्स्ट एडी का। इसके ऊपर बनाया दूसरे इन्वेडर ने 15th एडी पर। जो ये पीछे लाल वॉल दिख रही है ये ऑस्ट्रियंस ने बनाई थी। तो एक ही किले पर बहुत सारे किले बनाते गए वो लोग, और पुराने को तोड़ा नहीं पूरी तरीके से। तो वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पर फोर्ट पर दिख रही है। तो 1:30 बज रही है अभी, मतलब 2.5 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस टूर को। और अब मेरे हिसाब से फाइनली इस फोर्ट पर ये थोड़ी और हिस्ट्री बताएगा और ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी डीप बता रहा है वो, मतलब बहुत डिटेल में। तो आपको हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये टूर ले लेना, क्योंकि वो अच्छे से समझा रहा है पूरी हिस्ट्री को। यूगोस्लाविया की और ऑस्ट्रियंस आए थे वर्ल्ड वॉर 1 तब से लेके अभी तक वो पूरी हिस्ट्री समझा रहा है सर्बिया की। तो बहुत ही डीप टूर है ये। और जानना है तो इधर म्यूजियम से भी है सारे, तो वहाँ पर आप जा सकते हो।
तो मेरे पीछे आपको 2 रिवर दिख रही होगी यहाँ पर, एक उधर और एक इधर। एक है दानूबे रिवर जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और एक है सावी रिवर। और यही वो पॉइंट था, मतलब इस कैसल तक सर्बियन एम्पायर था और इस कैसल के उस साइड में रिवर नेचुरल बॉर्डर थी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर था। अच्छा दिख रहा है यहाँ से व्यू, दोनों साइड रिवर्स जा रही हैं, अच्छा लग रहा है। और बहुत ही अच्छा एरिया है, मतलब हिस्ट्री से ज़्यादा मज़ा तो आपको यहाँ पर घूमने में ही आ जाएगा, क्योंकि मैं तो कल इवनिंग में आया था, तो इवनिंग में ज़रूर आना है इस कैसल वाले एरिया पर, क्योंकि एक नंबर सनसेट दिखता है यहाँ से और पूरी सिटी का व्यू मिल जाता है। और ये हरे बड़े पेड़ हैं नेचर के बीच में, तो अच्छा लगता है यहाँ पर। आप इवनिंग में आना, इस टूर के साथ तो आए रहे हो पर इवनिंग में भी आ ही जाना, मैं कल शाम को आ गया था। First, what is Turbe? Turbe is the mausoleum or a VIP grave. You can consider him freely like this as well, and it is the Muslim one. तो ये जो दिख रहा है ये आसान भाषा में बोलूँ तो मकबरा है। यहाँ पर भी मकबरा है, किसी की कब्र गड़ी हुई यहाँ पर, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी था। और फिर इन्होंने बाद में बैन लगा दिया इस पर, क्योंकि यहाँ पर लोग आके प्रे करने लग गए थे, और इस्लाम रिलीजन में एक ही गॉड होता है, जो फिर इस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि आप यहाँ पर फिर प्रे कर रहे हो तो फिर वो धर्म के थोड़े खिलाफ चले जाता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई उसने कि बाल्कन्स में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सिर्फ मस्जिद में ही प्रे करेगा और क्रिश्चियन सिर्फ चर्च में ही प्रे करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन थी, सबको हेल्प चाहिए थी, तो फिर तो आपको चर्च में मुस्लिम भी दिख जाते थे, जहाँ मतलब उन्हें प्रे की जगह मिल जाती थी वो प्रे करने लग जाते थे। जूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग सब अब आपस में कहीं पर भी प्रे करने लग जाते थे। यहाँ पर भी वो बता रहा था कि इस मकबरे पर किसी दिन एक कोई ख़ास दिन है, उस दिन क्रिश्चियंस भी आते हैं और मुस्लिम्स भी आते हैं और साथ में प्रे करते हैं। और यहाँ के लोग मतलब बाल्कन्स में नोटिस भी करा है मैंने कि इतने रिलीजियस है नहीं, जैसे अल्बेनिया में भी कोई ख़ास रिलीजन था नहीं, मॉन्टेनेग्रो में भी कोई ख़ास रिलीजियस लोग थे नहीं। तो यहाँ पर मतलब वॉर से बस इनको बचा लो, इनको धर्म से इतना मतलब नहीं, जो हेल्प कर दे, वो अल्लाह हो, जीसस हो या कोई भी हो, इसलिए वो हर जगह प्रे करते थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, और इस कारण ही यहाँ पर सब एक साथ अब शांति से रह रहे हैं। और एक और उसने इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी। ऑस्ट्रिया और हंगेरियन आर्मी यहाँ से बेलग्रेड पर बॉम्ब फेंकने लग गई थी। तो ये जो आपको रिवर दिख रही है भाई, इस रिवर के उस पार वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी। फिलहाल तो अभी बहुत सारी सिटी, पूरी सिटी बन चुकी है उस साइड पर। इस साइड बॉर्डर, ये जो रिवर है ये बॉर्डर थी बेलग्रेड की, और उस साइड ऑस्ट्रिया और हंगेरियन की आर्मी थी, मतलब उनका एम्पायर था। और फिलहाल वो आगे थोड़ा और एक दो जगह ले जा रहा था, एक एलिमेंट्री स्कूल है और एक म्यूजियम है, पर मैंने कि अब नहीं होगा, बहुत सारी हिस्ट्री हो गई। मैंने एग्जिट ले लिया, उसको टिप दे दी और मैंने एग्जिट ले लिया, क्योंकि अब मैं दूसरी जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक टूर पे रही 3 घंटे क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं और 1 घंटा चलने वाला था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि टूर के मेन इनसाइट्स क्या थे। पूरी हिस्ट्री तो मैं बताना चाहता नहीं हूँ यहाँ पर, ना ही मेरे दिमाग में है, पर ये टूर फोकस करता है सर्बिया की हिस्ट्री पर, यूगोस्लाविया की हिस्ट्री पर, बेलग्रेड की हिस्ट्री पर, कैसे कैसे वॉर हुए, कैसे कैसे डिफरेंट एम्पायर्स आए यहाँ पर, और किस मॉन्यूमेंट का क्या महत्व है, किस स्टैचू का क्या महत्व है, ये सब आपको पूरा समझा देगा सिटी के बारे में। कैसे बेलग्रेड धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज इंडिपेंडेंस मिली सर्बिया को, कैसे ये सिटी डिफरेंट वॉर से गुजर चुकी है, ये पूरी आपको हिस्ट्री बताएगा और डिटेल में। जिन लोगों को हिस्ट्री बहुत पसंद है वो इस टूर को कर सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप आपका टूर शुरू कर रहे हो सर्बिया में बेलग्रेड पे, तो एक शहर के बारे में आइडिया ले लो। पर ये शहर से ज़्यादा ये वाला टूर था हिस्ट्री के बारे में। तिराना में जो मैंने किया था वहाँ पर हिस्ट्री भी थी और शहर का भी उसने पूरा आइडिया दे दिया था कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो और कैसे क्या सब करना है। और वहाँ पर इतना डीप टूर नहीं था, पर ये जो टूर था बहुत ज़्यादा डीप था और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में वो चीज़ें समझा रहा था। अच्छा, ओवरऑल बहुत ही अच्छा टूर है, फ्री में होता है तो कर लेना, पर फ्री उनका कॉन्सेप्ट फ्री टूर का है। पर मेरी एडवाइस रहेगी कि कुछ ना कुछ टिप दे देना, क्योंकि इतना लंबा वो समझा रहा है। फ्री मतलब एक उनका वही कॉन्सेप्ट रहता है कि टिप बेसिस पे चलते हैं वो, तो फ्री है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्री में करो, उसको आप टिप दे देना। मैंने भी उसको टिप दे दी, जितनी मुझे ठीक लगी उतनी दे दी। फ्री वॉकिंग टूर का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में, मतलब जर्मनी से लेके यहाँ तक हर तरफ फ्री वॉकिंग टूर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो टिप और डोनेशन के बेसिस पर चलते हैं। तो जितना भी आपको हो सके वो उनको टिप दे देना, क्योंकि वो बंदा मेहनत कर रहा है और टिप और डोनेशंस पर ही उसकी घर गृहस्थी चल रही है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और देखते हैं और क्या क्या है बेलग्रेड को एक्सप्लोर करने में। और मेरे आगे के प्लान की बात करूँ तो मैं बेलग्रेड, आज लास्ट दिन है मेरा, मतलब कल आया था सुबह, तो कल तो सोया मैं, और आज मैंने मेन एक्सप्लोरेशन चालू करा बेलग्रेड का। भी तो ये टूर कर लिया आगे और एक्सप्लोर करूँगा, और कल मैं छोड़ दूँगा बेलग्रेड, क्योंकि मुझे सिटीज़ में इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे पहाड़ हैं, दूसरी अच्छी लोकेशन है तो वहाँ पर जाऊँगा।
सेम चीज़ मैंने तिराना में भी करी थी कि 2 दिन तिराना में रुका था बस मैं अल्बानिया के, और फिर मैंने छोड़ दिया था। और तिराना तो बहुत ही छोटी सिटी है, मतलब वो तो बनी रही है अभी, ये तो बहुत ही बड़ी सिटी है मतलब बेलग्रेड, तो यहाँ पर तो इतना कोई फ़ायदा है नहीं रहने का।